जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। ये एक प्रकार का मस्तिष्क रोग होता है। इसको एक तरह से शरीर में मतलब व्यक्ति जो होता है वो मूर्छित हो जाता है और अनियंत्रित एक तरह से झटके लगते हैं और ये एक तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो वो उसी के बारे में है। तो आइए इसी के बारे में देखते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी इस पीडीएफ के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, ये आपके सामने एक ब्रेन का इमेज है। तो इसमें जो ब्रेन सेल होती हैं जो यहाँ पे पॉइंट आउट हुई हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं उनकी जो एक तरह से वजह उसमें ख़राबी आ जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और ये एपिलेप्सी है। इसमें सिम्टम्स क्या हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनेक्सिटी, स्टेयरिंग, वीकनेस, मसल कंस्ट्रक्शन एंड जर्किंग। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। वो अगर ये किसी में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए इससे वो पीड़ित है। और इसमें क्या होता है, ये एक डिजास्टर है और इसको देखा जाता है जो डिस्टर्ब इलेक्ट्रिकल रिदम्स हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो रीढ़ की हड्डी से आपका ब्रेन जुड़ा हुआ है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिससे बॉडी एक तरह से बॉडी ड्राइव होती है, क्योंकि माइंड ही अल्टीमेटली सारे एक तरह से कमांड देता है। जैसे आपको मान लीजिए आपको कोई सुई चुभ जाती है, तो अब मान लीजिए सुई चुभी है आपके पैर में या हाथ में, तो जो एक तरह से जो वहाँ के मैसेंजर होंगे वो तुरंत ही ब्रेन को बताएंगे और फिर ब्रेन बताएगा कि दर्द हुआ या उसको निकालो सुई को। तो वो बहुत तेज़ी से होता है, जिससे आपको पता नहीं लगता है तुरंत। आप या आपको मान लीजिए कोई चींटी या मच्छर काट रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पे काट रहा है, वो उसी जगह से आपको उसको हटाते हैं या उसको भगाते हैं। तो वो चीज़ ये न्यूरॉन्स और इन सब के माध्यम से होता है, तो वो बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए हमें पता नहीं चलता है। तो ये है। और इसमें जो ट्रांसमिटिंग मैसेज हैं वो, और जो ट्रांसमिटिंग मैसेजेस हैं नेगेटिव और प्लस चार्ज में रहते हैं, रिसीविंग न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और इसी के जो ग्लूमेट एक्सीटेटरी है ये Na+ और K+, और इसका एक स्ट्रक्चर है, इसमें गाबा इनहिबिटरी है और इसका भी चार्ज है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। और इसी के साथ में जो ये आज का डे है ये इसको अभी शुरू करते हैं। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये इमेज थी इसकी, और यह इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन द सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी। जो सेकेंड मंडे होता है फरवरी का, उसी के दिन इसको मनाया जाता है। इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है कि इसमें जो अवेयरनेस है इससे एपिलेप्सी से रिलेटेड उसको एक तरह से अवेयरनेस रेज की जाती है, और इसमें कैसे ट्रीटमेंट होगा और क्या इसका ट्रीटमेंट है, तो उन सब चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और ये हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है। और ये एक क्रोनिकल डिजास्टर है, और जो ब्रेन है उसमें इसके जो कैरेक्टर्स हैं या जो भी इसके एक तरह के सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो ब्रेन में हैं। और जो इसके सीजर्स और फिट्स हैं ये सारे एक तरह से कैरेक्टर्स हैं। द सीजर्स आर कॉज एज अ रिजल्ट ऑफ सडन एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज इन द न्यूरॉन्स ब्रेन सेल। न्यूरॉन जो होती है वो ब्रेन सेल होती है, तो ब्रेन सेल्स होती हैं, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो वो उन्हीं में क्या होता है कि एक्सेसिव और सडन मतलब अचानक और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज होते हैं उस पर। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आदमी या तो बेहोश हो जाता है या तो स्टेयरिंग करता है, मतलब आंखें घूरता है। और इसके अलावा और भी वो एक तरह से बेहोश हो जाता है, होश में नहीं रहता है। द कंडीशन कैन अफेक्ट पीपल एट एनी एज एंड ईच एज ग्रुप हैज़ यूनिक कंसर्न एंड प्रॉब्लम। ये रोग है ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, और ये यही एक इसकी यूनिक कंसर्न और यही बहुत बड़ी समस्या है।
इसके बारे में WHO ने बताया है कि जो 50 मिलियन लोग हैं वो पूरी दुनिया भर में एपिलेप्सी से ग्रसित हैं, और जो आउट ऑफ 80% हैं उन एक तरह से 50 मिलियन में वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहते हैं। मतलब जो विकासशील देश हैं जैसे इंडिया और इस तरह के, जैसे ब्राज़ील, इस तरह के जो देश हैं वहाँ पे। और although epilepsy is treatable, at 3/4 of affected people in developing countries do not receive the required treatment। अब क्या है कि ये एक तरह से इसको ज़्यादातर लोग तो एक तरह से जो जैसे इसको कहते हैं मिर्गी हिंदी में, तो अब इसको ज़्यादातर लोग जो रूरल एरिया में हैं वो मानते हैं कि ये झाड़ फूँक से ख़त्म होगी, इसको दवाई कराते ही नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो रिसीव ही नहीं करते हैं कि इसकी कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर है, वो ऐसी बात मानते नहीं, तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम है। इन इंडिया अबाउट 10 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम सीजर्स एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी। अब देखिए 10 मिलियन लोग सफ़र कर रहे हैं इंडिया में। नियरली 80% ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। अब देखिए 80%, वही जो WHO का डाटा है वो यहाँ भी दिख रहा है कि जो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इस तरह के लोग हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप टू 70% ऑफ पीपल लिविंग विद एपिलेप्सी कुड लाइव सीजर्स फ्री इट्स इफ़ प्रॉपरली डायग्नोसिस एंड ट्रीटेड। अब क्या है कि 70% लोग ठीक हो सकते हैं अगर उनको सही तरह से दवाई किया जाए, इलाज किया जाए। द रिस्क ऑफ प्री मेच्योर डेथ इन पीपल विद एपिलेप्सी इज़ सेट अप टू 3 times हायर देन फॉर द जनरल पॉपुलेशन। अब यहाँ पर क्या है कि जो जनरल पब्लिक का है उसका भी रिस्क है 3 times हायर है। It is marked with a goal to generate awareness among people about epilepsy, its symptom diagnosis and treatment option। अब क्या है कि ये बहुत ही ज़रूरी है और ये बहुत ही एक तरह से गोल भी है कि जो अवेयरनेस है वो इससे रिलेटेड हो और इसको एक तरह से ये बताया जाए कि इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है और इसका इलाज ऑप्शन है, ना कि हाथ पे हाथ रख के बैठना। ऑन दिस डे वॉरियस हॉस्पिटल्स also provide free treatment and organize consultation camps for the patient। और मतलब इसके लिए जो इंडिया में है वो यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल फ्री में इलाज करते हैं, फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसके लिए मतलब जाना चाहिए, ये ट्रीटमेंट ही बेस्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ एपिलेप्सी डिजीज़, इसके बारे में आइए देखते हैं कि क्या है ये। तो ये एक क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर है और जो इसका सीजर है या फिट्स है उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेज होते हैं जो ब्रेन सेल्स होती हैं या न्यूरॉन्स होती हैं वहाँ से, और उसी की वजह से अचानक झटके और अचानक एक तरह से आदमी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जो बॉडी होती है, और फिर वो बेहोश हो जाता है और करीब करीब 10 मिनट या घंटों तक वो इसी अवस्था में रहता है। दिस टाइप ऑफ कंडीशन कैन अफेक्ट पीपल एट एनी एज। और जो हमने अभी देखा कि किसी भी एज ग्रुप को या हो सकता है या लाइफ में किसी को भी हो सकता है, और यही इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो क्या कहते हैं सीजर या जो फिट्स हैं उसकी टेंडेंसी ब्रेन से स्टार्ट होती है। मतलब जो न्यूरॉन्स हैं उस पे जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एपिलेप्सी इज़ अ क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और ये क्रोनिक है लेकिन नॉन कम्युनिकेबल है। इसको ये मतलब संचारी रोग नहीं है, एक दूसरे से फैलेगी नहीं, तो इसलिए अगर किसी को है तो आप उससे घबराएं नहीं। और ये epilepsy is not just one condition but a group of many different epilepsies, and one common thing is to have seizure in the brain। क्या है कि इसमें जो वैसे तो ये एपिलेप्सी है वो बहुत सारे रोगों का एक रोग है, लेकिन ये जो कॉमन है इसमें ये ब्रेन में ही होती है, मतलब ब्रेन में ही सबसे पहले होती है। अफेक्टिंग पीपल ऑफ एनी एज, जेंडर और जियोग्राफिकल बिलोंगिंग, एपिलेप्सी हैज़ नो आइडेंटिफाइड कॉज। अब इसमें क्या है कि कहीं भी हो सकता है, किसी भी एज या किसी भी जेंडर ज्योग्राफी कहीं से भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो डॉक्टर्स हैं वो ऐसा मतलब उनका मानना है कि जो ये इसके फैक्टर हैं वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस भी हैं, हेड ट्रॉमा है और
जो पेरेंटल इंजरी है या ऑटिज़म है, ये सारे फैक्टर हैं। अगर किसी मान लीजिए अगर किसी जनरेशन में अगर मान लीजिए किसी फादर को है तो उसके सन में होने के भी चांसेस हैं या उससे भी हो सकते हैं। और हेड ट्रॉमा, पेरेंटल इंजरी और ऑटिज़म जैसे इसके लक्षण हैं और ये मतलब एक तरह से कारण बनते हैं। इट इज़ डायग्नोस्ड आफ्टर अ पर्सन हैज़ हैड मोर देन वन सीजर। और अगर एक ही बार पहली बार आता है तो इसको कंट्रोल में लाया जाना बहुत ज़रूरी है और हो भी सकता है। इट इज़ ऑल्सो सीन दैट ऑल सीजर्स आर नॉट बिकॉज ऑफ एपिलेप्सी। और मतलब जितने भी इसके जो सीजर्स हैं वो इसी के कारण एपिलेप्सी के कारण नहीं होते हैं, अदर भी कंडीशन और अदर भी कारण होते हैं, जिसमें ब्लड शुगर, फेंटिंग, इस तरह अगर मान लो वैसे ही कोई बेहोश हो रहा है तो अब उसको एपिलेप्सी नहीं है। या जो ब्लड शुगर या और सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर किसी को शुगर किसी की बहुत ज़्यादा लो हो रही है तो वो भी एक तरह से अलग अलग कारण हैं। विच कॉज सीजर्स मोस्टली एपिलेप्सी इज़ डायग्नोज इन चिल्ड्रेन एंड पीपल ओवर एज ऑफ 65। जो ज़्यादातर यहाँ पे जो डायग्नोज होती है वो चिल्ड्रेन और जो 65 साल से ऊपर हैं वो इसके सीजर्स देखते हैं। सिम्टम ऑफ एपिलेप्सी, इसके सिम्टम क्या हैं? सडन ट्विचिंग, अनकंट्रोलेबल जर्किंग, मोशन ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। जो आर्म्स और जो हाथ और पैर हैं उनमें अनकंट्रोल जर्किंग आ जाती है, मतलब उसमें एक तरह से झटके और एक तरह से ट्विचिंग होती है। तो वो फिर वही वो ले जाती, लॉस ऑफ कॉन्शियस, मतलब आदमी को समझ नहीं आता है कि वो कहाँ पे है, कैसे है। टिंगलिंग सेंसेशन, फीलिंग ऑफ प्रिकिंग पिंस एंड नीडल्स, मतलब उसको अगर कुछ ऐसे लगेगा कि कुछ चुभ रहा है हाथों में और पैरों में, इस तरह के लक्षण हैं। स्टिफनेस इन मसल ऑफ आर्म्स एंड लेग्स और फेस, क्या होता है? स्टिफनेस आ जाता है हाथ पैर में या मुंह पे। मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स और फेस बिकम स्टिफ्ड, और जो बहुत ज़्यादा एक तरह से जकड़न आ जाती है मसल्स में और वो फिर वहाँ से हटती नहीं, वहीं पे रुक जाती हैं और फिर आदमी को और भी परेशानी होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन लाइक सॉर्ट ऑफ प्रिकिंग पिंस आर निडल इन आर्म्स आर लेग, ये भी है। अनकंट्रोलेबल जर्किंग, जो जर्क है क्या होता है? झटके बहुत ज़्यादा इसमें आते हैं और जो हाथ हैं पैर हैं ये अनकंट्रोल हो जाते हैं, उसमें झटके ज़्यादा लगते हैं। ये यहाँ पे इसके एक तरह से लक्षण है। और इसके कारण क्या है वो आइए देखते हैं। कारण है ब्रेन डैमेज फ्रॉम पेरेंटल एंड प्रीनेटल इंजरी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ, लो बर्थ वेट, ये सारे कारण हैं। अगर ब्रेन डैमेज हो गया, प्रीनेटल, अगर एक तरह से जब डिलीवरी से पहले या जब गर्भ में जब बच्चा रहता है उसके पहले ही अगर उसमें कोई ब्रेन में या कभी मान लीजिए गर्भ में ही माँ के द्वारा या किसी और कारण से उसको चोट आ जाती है, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए उसमें गर्भ में ऑक्सीजन या जब जन्म होता है उस समय ऑक्सीजन नहीं मिला, या ट्रॉमा ड्यूरिंग बर्थ, और या अगर जन्म के समय, और इसके अलावा एक कारण और है लो बर्थ वेट, अगर जन्म के समय उसका वेट कम रहता है तो भी इसका एक तरह से कारण हो जाता है। और इसके अलावा कॉन्जेनेंटल जो अबनॉर्मलिटीज़ हैं वो हैं, और जेनेटिक कंडीशन है जो ब्रेन से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए किसी जनरेशन में उसके रहा था तो वो इसमें भी आ सकता है, ये यहाँ पे है। और इसके अलावा जो मेल फॉर्मेशंस हैं, ब्रेन इन्फेक्शन हैं, स्ट्रोक एंड ब्रेन ट्यूमर्स हैं, हेड इंजरी, एक्सीडेंट, प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर, मान लीजिए चाइल्ड जब उसका एक तरह से चाइल्डहुड है उसमें बहुत ज़्यादा फीवर होता है, कभी कभी ख़त्म ही नहीं होता है, हमेशा चढ़ा ही रहता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर, और अगर एक तरह से बचपन में ही बहुत ज़्यादा फीवर रहे तो वो भी एक कारण है। इन्फेक्शन लाइक इंसेफेलाइटिस, और इसके अलावा जो मेनिंगिट्स है, ये इस तरह के अगर इन्फेक्शन होते हैं तो ये भी कारण होते हैं। लो ऑक्सीजन अगर है ड्यूरिंग बर्थ तो वो भी एक कारण है। और जो जेनेटिक कंडीशन है लाइक ट्यूबरस सिलेरोसिस है, ये भी ब्रेन इंजरी, एक तरह से अगर ब्रेन में ज़्यादा कहीं भी किसी भी तरह से दिक्कत होती है तो इस तरह की जो एपिलेप्सी है ये होने के चांसेस हैं। इट इज़ सीन दैट 70% ऑफ केसेस ऑफ एपिलेप्सी डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर कॉज, और जो 70% केस हैं
उनमें कोई एक तरह से विशेष कारण नहीं रहा है, वो तरह तरह के कारण रहे हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ इसके ट्रीटमेंट के बारे में ये देखते हैं। ये यूजुअली जो ट्रीट होता है वो एपिलेप्सी मेडिसिन्स है, जिसमें जो एक तरह से ज़्यादातर ऑफर एक तरह से रेफ़र की जाती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, AED है, और एपिलेप्सी मेडिसिन एक्ट है, और जो ब्रेन के वो ट्राइंग टू रिड्यूस सीजर्स और स्टॉप सीजर फ्रॉम हैपनिंग। जो सीजर्स हैं या और जो दूसरे कारण हैं उनको होने से ही रोकती है ये दवाई। लॉट्स ऑफ पीपल विद एपिलेप्सी फाइंड दैट व्हेन दे हैव द राइट मेडिसिन दे हैव फीवर और नो सीजर। और वही बता रहे हैं कि अगर मेडिसिन सही से लिए हैं, बहुत ज़्यादा लोग, जितने भी लोगों ने लिया है, वो उनका कहना है कि सीज़र इसके बाद में, मेडिसिन के बाद में एक तरह से आता ही नहीं है, या आता है तो बहुत ही कम आता है। और इसके जो अलावा और भी ट्रीटमेंट है वो आइए देखते हैं। इफ़ एपिलेप्सी मेडिसिन डू नॉट वर्क फॉर यू, देयर आर अदर ट्रीटमेंट। उसमें ब्रेन सर्जरी हो सकता है, वैगस नर्व स्टिमुलेशन, और जो केटोजेनेटिक डाइट है वो आप इसमें कर सकते हैं, और जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है ये है, और ट्राइजेनिमल नर्व स्टिमुलेशन है ये है। और इसके अलावा जो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो टिप्स टू डील विद सीजर्स क्या क्या हैं, जिसमें जैसे आप सीजर से बचाव के क्या क्या वो हैं वो देख सकते हैं। पैनिक नहीं होना है, और इसके बाद में डू नॉट ट्राई टू रिस्ट्रेन द पर्सन ड्यूरिंग अ सीजर। और जब सीजर किसी को आ रहे हैं किसी को, तो उसमें क्या है कि उसको एक तरह से रिस्ट्रेन नहीं करना है, या उसको पैनिक और उसको एक तरह से और घबराने में उसको शांत रखना है एक तरह से। क्योंकि जब उसको एक तरह से झटके आ रहे हैं, अब वो हो सकता है कहीं लाइट या और सारी चीज़ें हैं उसमें हाथ लगा दे, या वैसे ही अपना हाथ कहीं इधर उधर हाथ पैर मार दे जिससे हाथ में भी चोट आए, तो एक तो रोग पहले से दूसरा और आ जाए। रिमूव शार्प ऑब्जेक्ट्स और अदर हार्मफुल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द पर्सन विद द सीजर्स। और जब उसको झटके आ रहे हैं या इस तरह के लक्षण हैं, तो वहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू हो गया या और भी जो घातक सामान है वहाँ से हटा दें, या उसको सुरक्षित स्थान पे ले जाएं। और इसके अलावा जो लूजन एनी टाइट नेक बियर, और जो गर्दन है, क्योंकि जो गला है उसमें कोई भी अगर टाइट चीज़ पहन के रखी है उस आदमी ने जिसको ये हो रहा है, सीजर्स आ रहे हैं, तो उसको एक तरह से ढीला कर देना है, लूज कर देना है। जेनेटली रोल द पर्सन ऑन टू वन साइड सो दैट एनी फ्लूइड इन माउथ कैन सेफली केम आउट। और उसको बहुत ही जेंटली रोल करना है एक साइड में, ताकि कोई भी जो एक तरह से मुंह में है वो पानी या और कोई चीज़ डाला जा सके। पुट सम और ये है ये सारी चीज़ें हैं, देख रहे हैं हम लोग। ये तो उसको सही से उसको एक तरह से रोल कर देना है एक जगह पे। पुट समथिंग सॉफ्ट अंडर हिज, और उनके जो गर्दन के नीचे है उसको, हेड के नीचे कुछ तकिया या सॉफ्ट चीज़ें लगा देनी है ताकि इधर उधर ज़्यादा उनको चोटें ना आए। डू नॉट पुट एनीथिंग इनटू द पर्सनस माउथ फॉर द फियर ऑफ स्वेलिंग टंग। अगर एक तरह से कुछ अगर मुंह में रखें तो वो भी निकाल दें, नहीं तो एक तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। बी विद द पर्सन अंटिल मेडिसिन हेल्प अराइव, और आदमी के साथ में रहें जो जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है। अलाउ द पर्सन टू रेस्ट और स्लीप, और उसको एक तरह से सोने दें, उसको अगर रेस्ट कर रहा है तो रेस्ट करने दें, बार बार जगाए नहीं, उसको डिस्टर्ब ना करें। एपिलेप्सी इज़ मोस्टली ट्रीटेबल विद मेडिसिन, और इसको ज़्यादातर ट्रीटमेंट इसकी है दवाइयों के माध्यम से। द क्रिटिकल थिंग्स अबाउट एपिलेप्सी इज़ दैट वन शुड नॉट डिले इट्स ट्रीटमेंट। जो क्रिटिकल थिंग है ये है कि इसको डिले नहीं करना चाहिए, जैसे अगर सिम्टम दिखते हैं तो उसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज सून एज इट इज़ डायग्नोस्ड। जैसे ही इसके लक्षण दिखाई देते हैं या जैसे ही इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसको तुरंत ही दवाई कराना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स फर्दर डिटेरियोरेशन ऑफ द कंडीशन, और ये आगे की जो कंडीशन है उसको रोकती है।
टिप्स फॉर एपिलेप्टिक पेशेंट, जो अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, टिप्स क्या हैं। इफ़ द एपिलेप्सी पेशेंट डज नॉट सफ़र फ्रॉम सीजर्स देन ऑल्सो इट इज़ एडवाइज टू टेक प्रॉपर मेडिसिन। अगर सीजर या और सारी चीज़ें की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एपिलेप्सी है, तो भी उसको प्रॉपर मेडिसिन लेना है, ये नहीं कि बंद ही कर दिए। डोंट डिसकंटिन्यू मेडिसिन। और अगर आप एक तरह से बिना डॉक्टर के एडवाइस के दवाई ना बंद करें। बिफोर टेकिंग एनी अदर मेडिसिन इट इज़ बेटर टू कंसल्ट और टेक एडवाइस। और अगर कोई दवाई बदल रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। और इसके अलावा क्या है, डोंट ड्रिंक अल्कोहल बिकॉज इट प्रोवोक सीजर। और क्या है कि जो सीजर है इसको बढ़ावा देता है अल्कोहल, तो अल्कोहल कंज्यूम ना करें। डो नॉट डिसकंटिन्यू द मेडिसिन्स विदाउट योर डॉक्टर्स एडवाइस। और कभी भी मतलब दवाई ना छोड़ें अपने डॉक्टर के एडवाइस के, जब डॉक्टर कहे तभी दवाई लेना बंद करें। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है और जितने भी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हैं वो भी अवॉइड करें डॉक्टर की मदद से। और आपको और भी तरह की जो भी स्मोकिंग है या अदर जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं वो ना ही करें। फैक्ट अबाउट एपिलेप्सी, इसके फैक्ट क्या है वो आइए देखते हैं। ये जो है ये एपिलेप्सी इज़ नॉट अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर नहीं है, ये एक तरह से ख़त्म किया जा सकता है। एज द पर्सन ग्रोस ए ओल्डर द एपिसोड्स ऑफ फिट्स एंड सीजर फेड अवे। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है तो इसके जो एक तरह से लक्षण है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट फीडिंग द पर्सन वाइल दे आर सफरिंग फ्रॉम अ सीजर कैन प्रिवेंट इफ़ इट, बट दैट डज नॉट रियली हैपन। क्या होता है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि खिलाने से, अगर इस तरह का आदमी है सफ़र कर रहा है उसको खाना खिलाने लगें, फीडिंग और चीज़ें करने लगें तो वो एक तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फोर्सिंग फूड इनटू देयर माउथ कैन हार्म देम। और अगर फोर्सफुली उसके मुंह में खाना ठोस रहे हैं या भर रहे हैं तो वो और भी दिक्कत पैदा कर सकता है। सीजर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो सीजर्स हैं वो बिगिनिंग है, मिडिल है और एंड है, ये 3 फेज़ में आते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है आधे घंटे तक भी आदमी अनकंट्रोल एक तरह से बिहेवियर करता है, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट इट स्टार्ट्स विद द स्मेल, साउंड और अनकॉमन बिहेवियर। अब इसको पहले जो 3 इसके फेजेस हैं सीजर्स के, उसमें जो बिगिनिंग है उसमें क्या होगा कि उसमें आपको आप स्मेल से, साउंड से और अनकॉमन बिहेवियर से आपको पता लग जाना चाहिए कि इसको इस तरह के होने वाली चीज़ें हैं, तभी उसको सेफ जगह पे पहुंचा दें। और जो मिडिल पार्ट है इसका, उसमें क्या है कि इसमें फिट जो होता है वो होता है, एक तरह से मूर्छा आती है। द एंड इज़ वेयर द ब्रेन रिकवर्स इटसेल्फ एंड द पर्सन गेट बैक टू देयर सेंसेस। और जो मिडिल फेज़ है उसमें तो उसको मूर्छा जाती कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन थर्ड फेज़ में क्या होता है, ब्रेन है वो रिकवर करता है और फिर उसको याददाश्त आती है सारी चीज़ें कि मैं कहाँ था, कैसा था, और फिर वो आसानी से बात करता है, अनकंट्रोल बिहेवियर नहीं करता है। दिस कैन टेक अ फ्यू मिनट और आवर्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे हो सकता है 5 मिनट में भी ठीक हो जाए और हो सकता है कि घंटों लग जाएँ। तो ये इसीलिए ये बहुत ही ख़तरनाक है। और इसको ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ है या अर्बन एरिया है वो इसको ज़्यादातर लोग जोड़ते हैं जो एक तरह से झाड़ फूँक या तंत्र मंत्र से, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह की नहीं है। इसमें क्या है, जो एक तरह से न्यूरॉन्स हैं उनकी चीज़ों की हैं, तो उसमें दवाई ही, ट्रीटमेंट ही एक बेटर ऑप्शन है। एपिलेप्सी इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर that is incurable. There is a treatment to control this issue but it is not completely curable. ये एक तरह से इनक्यूरेबल है लेकिन कम्प्लीटली इनक्यूरेबल नहीं है। ये ब्रेन डिसऑर्डर है, इसको इस डिसऑर्डर को सही किया जा सकता है। इवन इफ़ द पर्सन डज नॉट सफ़र फ्रॉम सीजर्स दे शुड बी गिवन ऑल द मेडिसिन एडवाइज बाय डॉक्टर। अगर किसी को थोड़ा बहुत ही है तो भी वो मेडिसिन लेके सही हो सकता है। दे शुड नॉट बी गिवन एनी मेडिसिन अदर देन द वंस सजेस्टेड बाय देयर डॉक्टर्स। जो इसके प्रॉपर डॉक्टर्स हैं उनकी एक तरह से एडवाइस के बिना कोई दूसरी दवाई नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो ब्रेन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो वो और भी ख़राब ही करेगा। देयर इज़ अ बिलीफ दैट अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी कैन नेवर गेट मैरिड और हैव चिल्ड्रेन। क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि जो एपिलेप्सी से ग्रसित आदमी है उसकी कभी शादी नहीं हो सकती या उसको बच्चे ही नहीं होंगे।
तो ये एक तरह से गलत धारणा है। जिसको एपिलेप्सी है उसके इस तरह के उनको वो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं और उनके बच्चे भी हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल फॉर अ वुमन सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी टू कंसीव अ बेबी। और अब ये भी मतलब पॉसिबल है कि अगर कोई वुमन को ये रोग है तो वो उससे भी एक बेबी हो सकता है या कई बेबी हो सकते हैं। इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल विद एपिलेप्सी एंड देयर फैमिलीज सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए कितना है कि बहुत ज़्यादा मतलब विश्व भर में एपिलेप्सी से जो रिलेटेड रोग हैं या घर में किसी को है, फैमिलीज़ में किसी को है, तो वो सफ़र करते हैं स्टिग्मा से और डिस्क्रिमिनेशन से। उनको एक तरह से सामाजिक एक तरह से समाज से बहिष्कार किया जाता है, या घर में ही वो अगर पर्सन है तो फैमिली द्वारा एक तरह से उसको बार बार उसको टैबू की तरह देखते हैं। तो और इसका डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत किया जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट है, इसको एक तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो इसी के साथ में जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।